सोचिए एक ऐसे राजनेता के बारे में जो अपने आप में ही एक विरोधाभास है। एक इंजीनियर जो सियासत का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बन गया। एक ऐसा नेता जिसने कभी नैतिकता के नाम पर एक झटके में कुर्सी छोड़ दी तो कभी कुर्सी बचाने के लिए ही गठबंधन बदल लिया। तो चलिए भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे जटिल पहेली को समझते हैं, यानी नीतीश कुमार की कहानी को। सुशासन बाबू या पलटू राम, ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये नीतीश कुमार की पहचान के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ वो सुशासन बाबू हैं जिन्होंने बिहार को विकास की पटरी पर लाने का काम किया, तो दूसरी तरफ वो पलटू राम हैं जो बार बार अपने राजनीतिक साथी बदलते रहे। उनकी पूरी पॉलिटिक्स ना इन्हीं दो तस्वीरों के बीच झूलती रही है, और यही बात उनकी कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो हम उनकी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एक आम लड़का राजनीति का वास्तुकार बना कैसे। फिर बात करेंगे उनके सुशासन बाबू वाले दौर की। इसके बाद आएगा वो हिस्सा जहां उनके राजनीतिक यू टर्न्स की चर्चा होती है, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे वो आज दिल्ली के किंग मेकर बन गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। ये देखते हैं कि एक साधारण परिवार का लड़का पॉलिटिक्स का इतना बड़ा खिलाड़ी बना कैसे। नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स से मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। पटना के पास बख्तियारपुर में एक वैद्य के बेटे थे। पढ़ाई लिखाई की तो सपना था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का, सियासत में आने का नहीं। लेकिन फिर साल आया 1974 और साथ में आया जयप्रकाश नारायण का जेपी आंदोलन। संपूर्ण क्रांति का वो नारा, उसने सब कुछ बदल दिया। एक इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला नौजवान अब राजनीति का सिपाही बन चुका था। कॉलेज की पढ़ाई बीच में छूटी, आंदोलन की राह पकड़ी और इमरजेंसी के दौरान जेल भी जाना पड़ा। लेकिन देखिए, राजनीति में आना एक बात है और टिके रहना बिल्कुल दूसरी। और ये राह उनके लिए आसान नहीं थी। पहला चुनाव लड़ा, हार गए। दूसरी बार फिर उसी सीट से लड़े, फिर हार गए। हालत तो इतने बिगड़ गए थे कि एक वक्त पर सोचा कि ये सब छोड़कर सरकारी ठेकेदारी कर लेते हैं, घर भी तो चलाना है। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1985 में तीसरी कोशिश में आखिरकार जीत मिल ही गई। और बस यहीं से नीतीश कुमार के उस सफर की शुरुआत होती है जिसने उन्हें बिहार की पॉलिटिक्स के टॉप पर पहुंचा दिया। और यहीं से उनकी सुशासन बाबू वाली इमेज बननी शुरू हुई। ये जो इमेज थी ना, इसको बनाने में घटना का बहुत बड़ा हाथ था। साल था 1999। गैसल में एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ। नीतीश कुमार उस वक्त देश के रेल मंत्री थे। उन्होंने कहा, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और इस्तीफा दे दिया। सोचिए, उस जमाने की राजनीति में ऐसा करना बहुत बहुत बड़ी बात थी। इसके ठीक बाद साल 2000 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी भी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ये सरकार चली सिर्फ 7 दिन। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन। बहुमत नहीं जुटा पाए और कुर्सी चली गई। सत्ता का स्वाद तो चखा, पर बहुत थोड़ा सा। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 2005 में। इस बार पूरी तैयारी के साथ आए, और उन्होंने जो किया वो बिहार की राजनीति में एक भूचाल जैसा था। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के 15 साल पुराने राज को खत्म कर दिया, जिसे उनके विरोधी जंगल राज भी कहते थे। ये बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और सीएम बनते ही उन्होंने एक के बाद एक ऐसे काम किए जो आज भी उनकी पहचान है। जैसे गांव-गांव तक पक्की सड़कें बनवाना, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देना जिससे उनकी पढ़ाई न छूटे, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना। और इसका असर भी दिखा। बिहार की डेवलपमेंट रेट 11% तक पहुंच गई। और इन्हीं कामों की वजह से लोगों ने उन्हें नाम दिया सुशासन बाबू। और 2010 के चुनाव में तो जनता ने इस नाम पर जैसे मोहर ही लगा दी। सोचिए, 243 में से 206 सीटें, ये एक तरफा जीत थी। ये साफ बता रहा था कि लोग नीतीश के काम पर कितना भरोसा कर रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक था, सुशासन बाबू का सितारा बुलंदियों पर था। लेकिन पॉलिटिक्स में ना कहानी कभी सीधी नहीं चलती। अब शुरू होता है उनकी कहानी का वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है, यानी उनके यू टर्न्स का दौर। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये उनके राजनीतिक यू टर्न्स की पूरी कहानी कह देती है। 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए छोड़ दिया। फिर 2015 में अपने सबसे बड़े विरोधी लालू यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। 2 साल बाद 2017 में लालू को छोड़ा और वापस एनडीए में आ गए। फिर 2022 में एनडीए को छोड़ा और फिर से लालू के साथ चले गए। और फिर 2024 चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर लालू का साथ छोड़कर वापस एनडीए में। मतलब एक के बाद एक लगातार यू टर्न्स। उनके ये फैसले इतने अचानक और तेजी से होते थे कि बिहार में एक मजाक चलने लगा था कि जब सुबह बिहार की नींद खुली तो पता चला सरकार ही बदल गई है। रातों रात समीकरण बदल जाते थे, दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाते थे।
और इन्हीं लगातार बदलते फैसलों ने उन्हें एक और नाम दिया जो उनके विरोधियों को बहुत पसंद आया, पलटू राम। तो एक तरफ सुशासन बाबू की इमेज थी और दूसरी तरफ पलटू राम का ये लेबल जो देखते ही देखते पूरे देश में पॉपुलर हो गया। पर ऐसा नहीं है कि हर बार ये दाव सही बैठा हो। इसका एक बड़ा उदाहरण है 2014 का लोकसभा चुनाव। जब वो एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़े तो नतीजा क्या हुआ? 40 में से सिर्फ 2 सीटें। ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे करारी हार में से एक थी। और इन सब उतार चढ़ावों के बाद अब हम आते हैं कहानी के आज के हिस्से पर, वो हिस्सा जहां नीतीश कुमार एक बार फिर से नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गए हैं और शायद ये उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। देखिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के नतीजों ने पूरा खेल ही पलट दिया। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और सरकार बनाने के लिए उन्हें जरूरत पड़ी नीतीश कुमार के 12 सांसदों की, और बस रातों रात बिहार के एक नेता दिल्ली की सत्ता के किंग मेकर बन गए। तो सवाल उठता है कि उनकी विरासत क्या है? अगर हम हिसाब किताब करें तो एक तरफ बिहार की सड़कें हैं, लड़कियों को दी गई साइकिलें हैं, बेहतर कानून व्यवस्था है, ये सब उनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार से पलायन का मुद्दा है जो खत्म नहीं हुआ। उनकी शराबबंदी की पॉलिसी पर सवाल उठते हैं, करप्शन के आरोप भी लगते हैं। तो उनकी विरासत इन दोनों का ही एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो आखिरी सवाल यही है कि इतिहास नीतीश कुमार को कैसे याद रखेगा? क्या उन्हें सुशासन बाबू के तौर पर याद किया जाएगा जिसने बिहार की तस्वीर बदली, या फिर उन्हें एक माहिर पलटू राम के तौर पर जाना जाएगा जो सत्ता में बने रहने की कला जानता था, या शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा।